हैजा फैलने के कारण हो रही मौतों से परेशान गांव के लोग बूढ़े तांत्रिक अनोखे लाल पर शक करते हैं। फिर बिना कुछ सोचे समझे उसे गांव से बाहर निकाल दिया। मैं बूढ़ा हूँ, लाचार हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसा मत करो। पर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। उसी समय गांव में रहने वाला कबाड़ी वहां से गुजर रहा था। बूढ़े लाचार अनोखे लाल को देखकर वो उसे अपने घर ले आया। बेटा, क्यों खतरा मोल लेते हो? गांव वालों को पता चला तो तुम्हें सजा मिलेगी। अरे बाबा, आराम से रहो, आज से ये तुम्हारा घर और तुम मुझ अनाथ के बाबा। संपत अनोखे लाल की खूब सेवा करता। एक बार उसने सोचा, बहुत हुआ कबाड़ का काम, मैंने कबाड़ से बस बनाने के सारे पुर्जे इकट्ठे कर लिए हैं। अब अगर एक इंजन मिल जाए तो मेरी बस पूरी हो जाएगी। चलो शहर चलता हूँ। संपत ने अपने लिए वहीं से एक इंजन खरीदा। फिर गांव वापस आता है और अपने लिए एक बस तैयार की। अरे वाह, बस लेके रोज शहर से गांव और गांव से शहर जाऊंगा। इस बार बस की मदद से अच्छा पैसा कमाऊंगा और शादी ब्याह करके घर बसाऊंगा। वो बस में यात्री बैठाकर शहर की ओर चलता है कि अचानक बस रुक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही? वो नीचे उतरकर देखता है कि बस का पहिया सड़क में बने एक गड्ढे में अटक गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? इतनी भारी बस को इस गड्ढे से कैसे निकालूंगा? काश कोई जादू होता तो ये बाहर आ जाती। वो जोर लगाता है, जोर की आवाज होती है और बस गड्ढे से बाहर आ जाती है। हे भगवान, ये क्या मैंने किया है? ये जादू हो गया। संपत बस को लेकर शहर जाता है। रास्ते में उसे एक बीमार गाय मिलती है। ओहो हो, बेचारी गौ माता बड़ी कमजोर लग रही हैं। लगता है इन्हें चोट लग गई है। इन्हें भी अपने साथ ही शहर ले जाता हूँ और किसी अस्पताल में दाखिल कर देता हूँ। संपत बहुत मेहनत से किसी तरह गाय को ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन गाय का वजन ज्यादा होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। वो फिर कहता है, हे भगवान, काश कोई जादू हो जाता और मैं गाय माता को बचा लेता। देखते ही देखते बस के अंदर से दो बड़े बड़े लोहे के हाथ निकलते हैं और वो संभाल कर गाय को उठाते हैं और बस में लेटा देते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बस ने गाय को उठाकर लेटा दिया है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तभी तेज बारिश होने लगती है। बस का हाथ संपत को भी उठाकर बस में रख देता है और बस तेजी से दौड़ने लगती है। अचानक संपत को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बस रुक जाती है। बेटा, मुझे शहर तक ले चलो। इस लंबे रास्ते में मुझसे चला नहीं जा रहा है। मुझे तेज बुखार है। हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप ऊपर आ जाइए। बस तो पूरी खाली है, मैं आपको शहर पहुंचा दूंगा। बस के अंदर से फिर से हाथ निकलते हैं और बूढ़े को उठाकर बस में रख देते हैं। हे अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटा, तू क्यों घबराता है? दयालु इंसान की तो सब लोग मदद करते हैं। प्रभु तेरी भी मदद कर रहा है। बाबा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब सच हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तेज हवाओं के कारण अचानक एक बहुत बड़ा सा पेड़ टूटकर बस के ऊपर गिरने लगता है। संपत डर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है वो देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। बस दो भागों में बट गई, बीच में ये पेड़ गिरा हुआ है। अगर ये पेड़ बस पर गिर जाता तो मैं हमेशा के लिए मर जाता। संपत बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जोर की आवाज के साथ बस का पीछे का हिस्सा उड़ता हुआ बस से जुड़ जाता है। प्रभु, तुम्हारी क्या मर्जी है? एक तरफ तूफानी बारिश के कारण पूरे रास्ते में पेड़ गिरे हुए हैं। अब मैं शहर कैसे पहुंच पाऊंगा? काश ये बस उड़ती हुई हमें ले चलती। संपत के ऐसा कहते ही बस हवा में तेजी से उड़ने लगती है। डरा सहमा संपत गाय को जानवरों के अस्पताल में भर्ती कराता है और बूढ़े आदमी को सहारा देकर उतारने की कोशिश करता है। अरे अनोखे लाल चाचा, ये तो आप हैं। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। अब मैं इस बस पर कभी नहीं बैठूंगा। बस ये एक बार हमें सही सलामत मेरे घर पहुंचा दे। अचानक तेज आवाज आती है। संपत डर कर आंखें बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो घर में होता है
और उसके बगल में ही तांत्रिक अनोखे लाल उसकी तरफ देखते हुए हंस रहा था। अरे संपत बेटे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरे जादू का कमाल है। तूने मेरी इतनी सेवा की है, उसके बदले में ये जादू ही बस तेरा इनाम है। अरे वाह चाचा, तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। जा, अब खूब पैसे कमा और अपने सपने पूरे कर। जादुई पैसा ट्रक। सोनपुर नाम के गांव में केशव नाम का एक मैकेनिक रहता था। वो बहुत ही होशियार और अक्लमंद था। वो गांव के सारे लोगों की मुश्किलों का हल आसानी से निकाल लेता था। एक दिन दो भाई चंदू और राजू एक ट्रक के लिए लड़ते हुए उसके पास आए। अरे रे, क्या हुआ? तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? देखो ना केशव भाई, जब हमारा बंटवारा हुआ था तब तुमने ही कहा था ना कि दोनों बारी बारी ट्रक का इस्तेमाल करना। पर देखो इस दुष्ट चंदू को, 1 साल से ट्रक इसके पास है और ये वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी मैं इससे ट्रक की बात करता हूँ तो बात पलट देता है। तुम ही कुछ बोलो अब इसको। क्यों भाई चंदू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों नहीं दे रहे हो तुम राजू को ट्रक? क्या बताऊं केशव भाई, जब से ट्रक मेरे पास आया है तब से मैं चैन की नींद नहीं सोया हूँ। ट्रक हमेशा खराब ही रहता है। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करे उसे ठीक करवाने के लिए, पर एक बार से ज्यादा चलता ही नहीं है। अच्छा, तो ये समस्या है। तो तुम उसे मेरे पास क्यों नहीं लाए? मैं उसे ठीक कर देता। चलो कोई नहीं, कल मेरे गैरेज में लेकर आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। पर केशव भाई, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। अरे कोई बात नहीं चंदू, तुम बाद में पैसे दे देना। राजू और चंदू दोनों ही केशव को धन्यवाद बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही केशव के गैरेज पहुंचने से पहले ही राजू और चंदू अपने ट्रक को लेकर हाजिर रहते हैं। वाह भाई राजू और चंदू, आ गए लेकर अपने झगड़े के कारण को। हाँ केशव भाई, अब जल्दी से इसे ठीक कर दो ताकि हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ हो पाए और हमारा झगड़ा भी खत्म हो जाए। हाँ भाई, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। घर जाओ, मैं शाम तक इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। राजू और चंदू अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही केशव ट्रक को ठीक करने में लग जाता है। कुछ ही देर में ट्रक ठीक हो जाता है। इतने में ही दोपहर का समय हो जाता है। केशव को काम करते करते भूख लग जाती है, तो वो खाने के लिए अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही विमला, ओ विमला, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है, आज राजू और चंदू मेरे गैरेज में आए थे। तो इसमें पता होने वाली बात क्या है? आपने ही तो बोला था उन्हें आने को। हाँ बोला तो था, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि काम हो गया। मैंने उनका ट्रक ठीक कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। आप इस तरह सबकी भलाई करते करते कहीं खुद मुसीबत में न फंस जाएं। बेकार में ही तुम चिंता करती हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। चलो अब बतियाती रहोगी या फिर कुछ खाने को भी दोगी? बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, लाती हूँ खाने के लिए। आज मैंने आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं। अरे तो जल्दी लेकर आओ, अब तो भूख और भी बढ़ गई है। केशव अपना खाना खत्म करके वापस गैरेज जाता है। गैरेज के पास ट्रक को ना पाकर वो बहुत ही चिंता में पड़ जाता है। ये ट्रक कहाँ चला गया? दोपहर में तो मैंने यहीं देखा था उसे। शायद राजू और चंदू में से कोई उसे वापस ले गया होगा। ऐसा सोचकर केशव अपने काम पर वापस से लग जाता है। शाम होते ही चंदू और राजू दोनों ही केशव के पास अपनी ट्रक वापस लेने आते हैं। कैसे हो केशव भाई, ट्रक बन गया? राजू की बात सुनते ही केशव आश्चर्य हो जाता है। क्या कह रहे हो राजू? तुम तो ट्रक वापस ले गए हो ना? फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
अच्छा मजाक कर लेते हो। राजू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम ट्रक अपने पास ले गए, ये बहुत गलत बात है। तुम बिना पूछे ट्रक नहीं ले जा सकते। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं ट्रक कहीं नहीं लेकर गया। तो फिर ट्रक गया कहाँ? कहीं ट्रक चोरी तो नहीं हो गया? क्या केशव भाई, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, और आप इतने लापरवाह निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने लापरवाह हो सकते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? वो ट्रक ही एक सहारा था हमारा, हमारे कमाई का। अब तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये बोलते ही चंदू रोने लगता है। केशव भाई, ये जो भी हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आपको 2 दिन के अंदर कैसे भी करके हमारा ट्रक वापस करना होगा, नहीं तो ट्रक के बदले हमें पैसे देने होंगे। मैं कहां से इतने सारे पैसे लाऊंगा? मुझ पर दया करो। नहीं केशव भाई, कैसे भी करके 2 दिन के अंदर ट्रक वापस दो, नहीं तो हमें पंचायत बुलानी होगी। ये बोलकर चंदू और राजू दोनों अपने घर चले जाते हैं। केशव भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते ही वो अपनी पत्नी विमला के पास जाता है और कहता है, विमला, तुम सही कहती थी, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं इस गांव के लोगों की कितनी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक गलती पर ये लोग पंचायत बुलवाने की बात कर रहे हैं। क्या हुआ जी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? घबराते हुए वो केशव से पूछती है। केशव विमला को सारी बातें बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा हमारा? हम कहां से इतने सारे पैसे लेकर आएंगे? अब मेरी माँ ही कुछ कर सकती है। विमला अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो विमला? सब कुछ ठीक है ना? और दामाद जी कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद फोन किया। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। इनकी भलाई के चक्कर में आज हम लोग मुश्किल में फंस चुके हैं। क्या बात कर रही हो? क्या हुआ? अच्छे से बताओ। विमला सारी बातें बताती है। चिंता ना करो, अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता। मैं तुम्हें एक बहुत ही सिद्ध बाबा के बारे में बताती हूँ। तुम दोनों उनके पास जाओ और अपनी सारी समस्या बताना, बाबा सब ठीक कर देंगे। विमला और केशव दूसरे दिन उस बाबा के यहाँ जाते हैं और अपनी सारी समस्या बताते हैं। बाबा, कृपा करके हमारी समस्याओं का समाधान हमें बताइए। केशव चुपचाप बैठा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे ट्रक या पैसे का जुगाड़ करे। बेटा केशव, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई ट्रक देता हूँ जो तुम दोनों की जिंदगी बदल देगा। तुम जो इससे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहते ही बाबा अपने कमंडल से पानी हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हैं और फिर एक पेड़ पर फेंक देते हैं, जिससे वो पेड़ ट्रक में बदल जाता है। ये देखते ही विमला और केशव बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। उठो मेरे बच्चों, अब ये ट्रक तुम्हारा है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। बस एक बात का याद रखना, अधिक लालच मत करना, नहीं तो जो पाया है वो भी खो दोगे। बाबा, आप धन्य हैं। आपकी जितनी प्रशंसा करो कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। केशव और विमला दोनों ट्रक पर सवार होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही विमला बोलती है, चलो जी, कुछ पैसे मांग लेते हैं। चंदू और राजू को पैसे देकर उनकी धमकियों से छुटकारा पाते हैं। केशव अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और कुछ पैसे मांगता है।
पैसे मांगते ही बहुत सारे पैसे उसके सामने आ जाते हैं और वो उन पैसों को राजू और चंदू को दे देता है। उन पैसों से राजू और चंदू एक नया ट्रक खरीद लेते हैं और बाद में केशव से माफी मांगते हैं। हमें ये जादुई ट्रक वाली बात किसी को नहीं बतानी होगी, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैसा आप कहें जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। किसी के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं होता। गांव के लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। केशव को ये सब देखा नहीं जा रहा था। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मुझे लगता है हमें फिर से उस जादुई ट्रक से कुछ मांगना चाहिए। आप फिर शुरू हो गए। वो जादुई ट्रक हमारी परेशानियों का हल निकालने के लिए है, ना कि पूरे गांव वालों के लिए। तुम भी ना कभी कभी हद ही करती हो। अगर भूख प्यास से पूरे गांव वालों को कुछ हो गया तो क्या तुम और मैं अकेले इस गांव में रहेंगे? कभी तो समझदारों वाली बातें किया करो। जो मन में आता है वो करो, मुझसे ना पूछा करो। केशव उस जादुई ट्रक के पास जाता है और बहुत सारा खाना और पीने के लिए पानी मांगता है। मांगते ही उसके सामने बहुत सारा खाना और पीने के लिए पानी आ जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और गांव वालों को जाकर खाना और पानी बांट देता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का मौसम आ जाता है। फिर गांव के लोग खेती करके बहुत ही अच्छी फसल उगाते हैं। एक दिन गांव के सारे लोग केशव के घर आते हैं उसे शुक्रिया कहने के लिए। उनमें से एक गांव वाला पूछता है, केशव भाई, जिस समय हमारे पास खाने के लिए ना तो खाना था और ना पीने के लिए पानी था, तब आपने कहां से हम सारे गांव वालों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया? केशव ने गांव वालों को जादुई ट्रक के बारे में बताया और गांव वाले उस जादुई ट्रक को देखना चाहते थे। केशव ने गांव वालों को उस जादुई ट्रक को दिखाया। गांव वाले उस जादुई ट्रक को देखकर बहुत खुश हुए और उस ट्रक की पूजा करने लगे। केशव को उस गांव वालों ने गांव का सरपंच बना दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।